जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 5वें प्रैक्टिस सेट को। बेटा ये हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और वो विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में एसआई के पद पर सेवा देना चाहते हैं और अपनी नियुक्ति को पक्का करना चाहते हैं, ये उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। बाकी अगर हम बात करें ऑल वनडे एग्ज़ाम की, जहाँ पर हिंदी आपका एज ए सिलेबस होता है, उसमें सारे टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पर भी ये हेल्प करने वाला है। मुख्य बात है कि आज के वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, फटाफट अंदाज में मिलेंगे। जितना विस्तार की आवश्यकता होगी मैं ऑलरेडी करते हुए चलूँगा। तो अगर जुनून है और दम है तो मैं चैलेंज देता हूं कि आपको 50 में से 45 तो करके दिखाने हैं। अगर सही कर लिए तो तैयारी आपकी ठीक ठाक है और आगे आने वाले समय में वर्दी आपकी ही होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बेटा, वर्णमाला किसे कहते हैं? आखिरकार ये वर्णमाला होती क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्ण होता है उनका जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं, लेकिन समूह किस तरीके का होता है ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो शब्द समूह को वर्णमाला तो नहीं कहते। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ठहरेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में भी बहुत कुछ दिया गया है। शब्द गणना को वर्णमाला नहीं बोलते। व्यवस्थित वर्ण समूह को, अगर वर्णों को आपने व्यवस्थित क्रम में नहीं लगाया है तो समझ लेना वर्णमाला बनने वाली नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी पर भारी पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को बोला जाता है। पहला प्रश्न बेटा क्लियर हो चुका है, समझ रहा हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एक आपका वर्ण समूह दिया गया है और एक आपका व्यवस्थित वर्ण समूह है, तो राइट आंसर है व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बेटा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको स्वरों की संख्या 11 देखने को मिलेगी। उन स्वर में से कौन है? तो आ तो आपका स्वर में आता है, बिल्कुल सही है। ए भी आपका स्वर है, यहाँ पर ऊ भी आपका स्वर है, लेकिन बा यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये बेटा एक व्यंजन है। क्या है? एक व्यंजन में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका ए, सी और बी वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑलरेडी स्वर दिए गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? तो बेटा यहाँ पर आपका पा भी दिया गया है, टा भी दिया गया है, फा भी दिया गया है, दा भी दिया गया है, तो राइट आंसर तो ऑलरेडी ठीक है, इसलिए चिंता ना करें। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब घोष वर्ण में कौन आता है? वो दा आता है। अब एक्चुअली घोष वर्ण होते क्या हैं? घोष वर्ण बेटा आपके अंग्रेजी वर्णमाला में जो 5 वर्ग दिए गए हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 5 वर्ग दिए गए हैं, तो प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो 5 वर्ग दिए गए हैं, कुल 25 वर्ण है वहाँ पर। तो उसमें से अगर तीसरे नंबर का वर्ण है, चौथे नंबर का वर्ण है, 5वें नंबर का वर्ण है, तो वो बेटा आपके घोष के अंतर्गत आता है। और पहले दूसरे नंबर का जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो अघोष में आता है। ये तो रही परिभाषा की बात। अब यहाँ पर आप देख रहे हो पा पहले नंबर में आता है, इसलिए तो होगा नहीं। टा आपका पहले नंबर में होगा नहीं। फा दूसरे नंबर में आता है। पहले और दूसरे वाले अघोष होते हैं, आपसे घोष की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी बात रही और डिटेल आप सर यहाँ पर नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या बेटा, डेडिकेटेड वीडियो मैंने वर्ण रचना पर बना रखा है, बहुत डिटेल किया है, किसी भी परीक्षा को हिला के आओगे, इसलिए वहाँ जा करके देख लेना। इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें रिविजन करना है, बहुत फास्ट रिविजन करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है, ध्यान से ज़रा देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? हमेशा सच बोलना चाहिए, क्या यहाँ पर संदेह की बात की गई है? अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो क्या यहाँ पर संदेह की बात की गई है? ना ना, यहाँ तो अच्छी बात सिखाई गई भाई, सदा सच बोलना चाहिए, सच में बोलना चाहिए। कह रहा इच्छावाचक है, इच्छा है कि सदा सच बोलना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य है या फिर संकेतवाचक है? तो इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो आज्ञावाचक भी नहीं है, आपको सलाह दी जा रही है। अगर देखें तो इच्छा है कि भाई सब लोग सच सच बोले, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का बी सही है। संकेत यहाँ पर नहीं दिया गया, तो सदा सच बोलना चाहिए यहाँ पर बेटा इच्छावाचक वाक्य है। मेरी इच्छा है सबको सदा सच बोले और आप भी बोलिए, लेकिन अगर किसी को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है तो थोड़ा बहुत तो चलता है, बहुत नहीं चलाना। ठीक है, चलो, पर मम्मी पापा से झूठ बिल्कुल मत बोलना भाई, ईमानदारी से पढ़ाई करो,
बेईमानी नहीं करनी है, बहुत गलत बात है। अगला प्रश्न है कि पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है। कह रहा है पढ़ रहा था, आगे कुछ लिखा ही नहीं है। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है, 5वें नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है पढ़ रहा था, कौन सी क्रिया है। क्या यहाँ पर सामान्य क्रिया है, यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया है ना। इसके बाद कह रहा असामान्य क्रिया है। तो अगर इस वाक्य को आप देखें, इसके पहले आप कुछ भी लिख लीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ वह पढ़ रहा था, पूरा वाक्य बनाया। अब यहाँ पर क्या है ना बेटा, पढ़ना भी क्रिया है और ये भी आपके उसी में आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको संयुक्त क्रिया देखने को मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो क्रियाओं के संगम से जिस क्रिया का निर्माण होता है वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। मतलब कह रहा है शक्ति शुद्ध ऐसे होता है, लेकिन आपने उसे इस तरीके से बोल दिया है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, क्या स्वर का लोप किया है। क्या स्वर का लोप, स्वर का लोप हमने भाई यहाँ पर नहीं किया है। स्वर भक्ति का बोध हो रहा है, स्वरागम का बोध हो रहा है, स्वर भंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्वर भक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो किस तरह के भयानक भयानक प्रश्न है, आपके दिमाग से बाउंस होकर निकल रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करो, मैं सारी बातें आपके दिमाग में छाप देने वाला हूँ। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त सर्वनाम का प्रयोग करना है। सर्वनाम बेटा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो अब कह रहा है प्राचार्य जी आ रहे हैं, उसे प्रणाम करो। उसे बोलोगे, प्राचार्य जी को पटक पटक के मारेंगे, तुम्हें वहीं पर अपमानजनक शब्द माना जाएगा ना। सम्माननीय पद पर है भाई, उसको नहीं बोल सकते हो, उन्होंने नहीं बोल सकते हो, उन्हें प्रणाम करो, सत सत नमन करो, क्योंकि गुरु ही तुम्हें शिक्षा, रास्ता और मार्ग दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो बेटा प्राचार्य जी आ रहे हैं और यहाँ पर क्या भर दोगे, उन्हें प्रणाम करो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूद करके एक्चुअली अलग हो चुका है। कौन सा कारक है बेटा, कर्ता कर्म और क्रिया को जोड़ने का काम, संबंध बनाने का काम, ये सब आपके कारक करते हैं। अगर हम बात करें बंदर पेड़ से कूदा है, ये आपका पेड़ खड़ा हुआ है और इसमें बंदर बैठा है, कूद करके अलग हो गया, मतलब यहाँ पर अलगाव की अवस्था को दर्शाया गया है। और अलगाव जहाँ पर होता है, अपादान वहीं पर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, करण कारक में बेटा से तो होता है, करण कारक में से होता है और आपके अपादान कारक में भी से होता है, लेकिन ये जो से होता है अलगाव को दिखाने का काम करता है, तो अपादान में चला जाता है। और ये आपके जो है के द्वारा का भाव दर्शाता है, अर्थात कहीं ना कहीं साथ में ही बना रहता है, तो वहाँ पर आपका करण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर का प्रश्न ये दिया गया है। प्रश्न है टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद बताना है कि हकीकत में क्या होगा, इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है। तो इसका मतलब होता है बेटा प्रशंसा पत्र। प्रशंसा पत्र इज द राइट आंसर, उसे इस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में से इसके अर्थ दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो छुपा हुआ है वो वही है कि आदि और व्याधि दोनों के अर्थ क्या हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअली में बताना है कि आदि व्याधि शब्द युग में एक्चुअली इसे मैं छोटा कर देता हूँ तो थोड़ा समझ पाओगे ज़्यादा। हाँ, ये मैंने छोटा कर दिया। हाँ ठीक है, तो कह रहा है कि ये लो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ कौन सा है। आदि का अर्थ बताना है, आदि का अर्थ बताना है। तो इसका बेटा मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को आदि है तो उसे मानसिक कष्ट की स्थिति है। अगर किसी को मानसिक कष्ट है तो उसे आदि बोला जाएगा। और व्याधि का मतलब होता है कोई व्यक्ति अवरोध लगा रहा है आपके काम में, क्या कर रहा है, अवरोध लगा रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, वो व्याधि होता है। तो मानसिक कष्ट आदि होता है और आदि आपसे पूछा भी गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भौम का विशेष्य है।
भौम का विशेष्य क्या है? भौम का विशेष्य बताना है कि कौन सा है, भौमिक, भूमित्व, भूमि या फिर आपका भूमिक। 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जो बेटा भौम है इसका जो विशेष्य बनेगा वो भूमि बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौमिक मत टिक करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। भूमि इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बेटा कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। मतलब ये जो प्राचीन शब्द दिया गया है ये किस प्रकार का एक्चुअली विशेषण है? क्या एक सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक है, या फिर परिमाणवाचक है, या फिर संख्यावाचक है? टिक लगा हुआ है तो ऑलरेडी ये आपका गुणवाचक में आता है। गुण दोष को बताने का काम करता है, प्राचीन गुणों को बताने का काम करता है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बेटा आपके सामने, और वो रहा ये सवाल, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि जैसा काम वैसा दाम, मतलब जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि के अंतर्गत आता है? क्या इसे विशेषण बोला जाएगा, विशेष्य बोला जाएगा, और सर्वनाम या फिर अव्यय? तो बेटा यहाँ पर कह रहा है जैसा काम, काम की एक्चुअली विशेषता बतलाने का काम यहाँ पर जैसा कर रहा है, इसलिए ये विशेषण के फॉर्मेट में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो जैसा है वो आपका विशेषण के अंतर्गत आया है, इसलिए राइट आंसर विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बेटा जिस संज्ञा में भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो भारत, मित्रता, लड़का या फिर पेड़, तो मित्रता बेटा एक भाव है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? मतलब 3 ऑप्शन तो हैं लेकिन एक चौथा वाला नहीं है, वही आपको बताना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। अव्यय का भेद कौन सा नहीं है? तो क्रिया विशेषण अव्यय, 15 नंबर का प्रश्न है। तो ये तो भैया अव्यय का भेद है, इसलिए इसको रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय, ये भी बिल्कुल सही है। संबंध बोधक अव्यय, मतलब आपके अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण अव्यय भी आता है, संबंध बोधक भी आता है, समुच्चय बोधक भी आता है, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है गुणवाचक अव्यय नहीं होता, गुणवाचक आपका विशेषण होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है, ये रहा शानदार प्रश्न। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, मतलब उससे चला ही नहीं जाता, उससे खाया ही नहीं जाता, उससे दौड़ा ही नहीं जाता, उस नालायक से सोया ही नहीं जाता, रात भर मोबाइल में देखता रहता है, पता नहीं क्या। तो इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयोग किया गया है? तो बेटा जहां ऐसी अवस्थाएं होती हैं वहां पर भाववाच्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, आया नहीं जाता, कुछ भी इस तरीके से बातें अगर लिखी हुई नजर आएंगी तो वहाँ पर आपको भाववाच्य देखने को मिलेगा। तो भाववाच्य ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है? मतलब किस वाक्य में क्रिया आपकी वर्तमान काल में दी गई है? जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वर्तमान काल है, बाकी आगे भूत भी हो जाएगा। उसने फल खा लिए थे, यार यहाँ पर थे दिया गया है ना, तो बहुत थे आपका भूतकाल में जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो सीधे कट हो जाएगा। वर्तमान की तो स्थिति नहीं है, वर्तमान में आपको है देखने को मिलेगा और लगेगा कि काम भैया अभी अभी चल रहा है या तो फिर अभी अभी हो रहा है, ठीक है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। अचानक बिजली कौंध उठी, ये भी आपका नहीं है। कल वे आने वाले थे, ये भी भूतकाल में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह बेटा आपके वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला बेटा प्रश्न दिया गया है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध कराने वाले। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान करना है, विशेषण पहले लगा के देख लो, क्लियर हो जाएगा कि स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में है। डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, विस्तार में जानना चाहते हो वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि, चांदी, झील या फिर मोती।
मणि, चांदी, झील या फिर मोती। तो राइट आंसर है बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोती यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ये आपका बेटा पुल्लिंग में है और बाकी सब स्त्रीलिंग में है। मैं विशेषण लगा के दिखा देता हूँ। चांदी कैसा, मैंने कहा चांदी अच्छी है। चांदी मैंने क्या बोला, अच्छी चांदी, चांदी से पहले अच्छी लगाया, अच्छी स्त्रीलिंग में आता है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। मोती से पहले लगाऊंगा तो क्या बोलेगा, मोती बड़ा अच्छा है, मोती बड़ी अच्छी है, नहीं लगाएंगे, अच्छा है, ये पुल्लिंग का है इसलिए पुल्लिंग वाला हो जाएगा। कैसी मणि या फिर मैं कह सकता हूँ अच्छी मणि, विशेषण लगा दिया, ये भी स्त्रीलिंग में जाएगा। अच्छी झील है, बड़ी झील है, अरे बड़ा बड़ी भी तो आपके विशेषण में ही आते हैं। तो अगर पुल्लिंग वाला विशेषण लगेगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग वाला विशेषण सही से बैठ जाएगा तो स्त्रीलिंग होगा। पहचान ऐसे ही कर लेना है। डेडिकेटेड वीडियो है, सब कुछ समझा दिया मैंने। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में होते भी हैं और उनका प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में ही होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दर्शन, आप दर्शन करने गए ईश्वर के पास और आपने कहा हमने दर्शन कर लिए हैं। भले ही आपने एक भगवान या एक मंदिर के दर्शन किया, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे मैंने दर्शन कर लिया, आप बोलोगे मैंने दर्शन कर लिए। मतलब पुल्लिंग में ही रहता है, सॉरी बहुवचन में ही रहता है, प्रयोग भी बहुवचन में। ऑप्शन नंबर ए तो सही है यहाँ पर। आंसू, अब आपके चोट लग गई तो आप क्या बोलोगे, आंसू निकलने लगे। उसने दिल में ऐसा आघात किया कि आंसू निकलने लगे, आंसू टपकने लगे। तो आप इस किस में बोल रहे हो बेटा, बहुवचन में बोल रहे हो। आंसू भी हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है यार, ए भी सही है। प्राण की बात आई तो क्या बोलते हो, प्राण पखेरु उड़ गए या प्राण निकल गए, हमेशा बहुवचन में ही बोलते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है यार। ए बी सी तीनों सही है। अब डी का क्या होगा, तो सब के सब है मैया, इसलिए सब का सब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में होते हैं और उनका प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में ही होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? अगर हम वाक्य की बात करें तो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका साधारण वाक्य होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है और तीसरा मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिश्र वाक्य नहीं है, मतलब 3 तो भैया हैं वाले और चौथा है नहीं वाला, और नहीं वाला ही हमारा आंसर रहने वाला है क्योंकि नहीं वाला ही पूछा गया है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यहाँ पर आपके मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, जो वगैरह दिया गया है ये भी आपका मिश्र वाक्य में है। ये वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, ये भी आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। यहाँ पर खाली जगह दी गई है बेटा, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। ध्यान से देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है। बेटा प्रश्न क्या कह रहा है पहले ये समझो, क्योंकि अगर प्रश्न की बात को आप समझ गए तो आप आंसर अपने आप निकाल लोगे, फंसने का चांस बहुत कम होगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या नहीं होता है, आकर्षण पाया जाता है क्या? ना, आकर्षण तो नहीं पाया जाता। निर्लिप्तता पाई जाती है, निर्लिप्तता, एक लिप्तता होता है और एक निर्लिप्तता होता है। तो आप जानते हो कि जो बेटा महान व्यक्ति होते हैं ना, वो निर्लिप्तता नहीं होती, उनमें लिप्तता नहीं पाई जाती, उनमें निर्लिप्तता पाई जाती है, मतलब लिप्तता का विलोम पाया जाता है। तो निर्लिप्तता ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लिप्तता नहीं पाई जाती, लिप्तता का मतलब होता है भोग विलास, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण, उन्हीं में व्यस्त रहते हैं, तो व्यस्त नहीं रहते, साधु सन्यासी लोगों की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में है और आप उसकी प्रतीक्षा में हैं। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। जिस व्यक्ति का जन्म उच्च कुल में होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा उसे कुलीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और जो श्रेष्ठ होता है
जो महान होता है वो श्रेष्ठ होता है, बहुत पैसा वाला भैया धनी होता है, लेकिन कुलीन वो होता है जो उच्च कुल में जन्म लेता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? मतलब 3 आपके हैं और एक आपका नहीं है, जो नहीं है वही आपका आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? मतलब ऐसा व्यंजन जो 2 व्यंजनों के संयोग से बना हुआ नहीं है, वो आपसे पूछा गया। संयुक्त व्यंजन तो जानते हो, 2 व्यंजनों के, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से संयुक्त होकर के बनते। बेटा छा छत्री ना संयुक्त व्यंजन में आता है। ओके, तात रसूल भी संयुक्त व्यंजन में आता है, ज्ञा ज्ञानी भी आपका संयुक्त व्यंजन में आता है, लेकिन सा से षटकोण सिर्फ आपके व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो सब चीनी कम है और बंदो आपके उसमें अगर दम है तैयारी में तो आप खुद ही आंसर कर रहे होंगे, और फाइनली आप रिजल्ट जब शेयर करेंगे तब पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। छप्पय किस प्रकार के छंद में आता है? छप्पय एक्चुअली क्या सम छंद के अंतर्गत आता है, विषम छंद में आता है, अर्ध सम में आता है, या फिर इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता है? तो बेटा आपका जो छप्पय होता है ना, छप्पय ये आपका विषम छंद के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विषम के अंतर्गत आपका छंद आता है। ठीक, चलो अगला सवाल है बेटा। प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की समानता की संभावना जहां पर होती है वहां पर अलंकार एक्चुअली कौन सा होता है? तो वहां पर प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान की संभावना की बात करेगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बेटा, सांप को दूध पिलाना दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। बेटा मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं होते। जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पूरे पूरे सार्थक बन पाते हैं। अकेली दम अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं, वाक्य का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जो आपकी लोकोक्ति होती है वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। ये डाउट आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। सांप को दूध पिलाना मतलब समझ रहे हो, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। 26 नंबर का प्रश्न है, क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। बुरे व्यक्ति के साथ आप नेकी कर रहे हैं, मतलब सांप को दूध पिला रहे हैं, मौका मिल जाएगा तो बेटा काटने से छोड़ेगा नहीं। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अन्य ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता तब होती है जब हमारा आंसर हमें मिलता नहीं, लेकिन आंसर हमें मिल गया तो हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई डैश 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 दिया गया है। इसमें एक वाक्य लंबा चौड़ा बोला गया है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है, ख़रीद लिया भैया, इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई खाली स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति का चुनाव करना है। मैंने आपको बोला भी है, लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य का काम करता है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, 27, तो इसमें ऐसी बात तो है नहीं नया 9 दिन पुराना 100 दिन ना। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। हाँ भैया, दान की जो बछिया मिली है अब उसके दांत गिनने बैठोगे कि कितने साल की हो गई है, 2 दांत हैं कि 4 दांत हैं, तो ये तो एक तो फ्री दे दिया सामने वाले व्यक्ति ने। अब फ्री के मोल में तुम कानून निकालते घूमोगे, वो छीन लेगा, बैठे रहोगे, है ना। इसलिए कहते हैं कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर जो इतनी कथा कहानी लिखी है एक्चुअली में उसका मतलब लोकोक्ति कौन सी फिट बैठी है? दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ध्यान रखना। एक है जो सही है, बाकी सब गलत हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा।
सौंदर्यवर्धक। लो ये तो पहले ही वाला यार यहाँ पर सही निकल गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता हमें है नहीं। सौंदर्यवर्धक है, सौंदर्यवर्धक लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर उड़ंत नहीं लगाई गई इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सौंदर्यवर्धक बिल्कुल सही है। पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द बताना है, मतलब पाश्चात्य का विलोम शब्द बताना है। ध्यान से समझिएगा, पाश्चात्य का विलोम बेटा पौर्वात्य होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अन्य ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत है नहीं, सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनुपम शब्द दिया गया है और इसमें कौन सा, अच्छा सही नहीं है, ओके ओके ओके, देखो इसीलिए कहता हूँ जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना होता है, समझ रहे हो ना। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, मतलब 3 तो रहने वाले हैं और एक नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला ही आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, 30 नंबर का प्रश्न है। अनुपम का मतलब अतुल तो होता है, अपूर्व भी होता है, अनोखा भी होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है, अनिल नहीं होता। अनिल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये बेटा आपके हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है। अनिल वायु का ही है ना। अच्छा आप बताना अनिल वायु का है कि पानी का है, अब मामला फंसेगा और तुम भी फंसोगे। अनिल किसका पर्यायवाची है ये बताओ, पानी का है या फिर वायु का है, कमेंट बॉक्स में आप सभी छापोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें घुमा कर यहाँ संदेह में डाल दिया है और संदेह होगा तभी उसका सल्यूशन निकालने का प्रयास भी करोगे, ठीक है। चलो अगला है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। जो यहाँ पर सुसंगत शब्द दिया गया है, कौन सा वाक्य जो है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 31 नंबर का प्रश्न है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा। यार दुष्ट को सजा, दुष्ट को तो उसके कर्म का फल खुद ही मिलेगा, ये बात तो यहाँ पर सही है नहीं। लेकिन अपराधी, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उसे भाई सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सुसंगत है, मतलब सही वाक्य यहाँ पर दिया गया। अशिष्ट को, अरे व्यक्ति जो शिष्टाचार नहीं जानता वो अशिष्ट होता है, तो उसे क्यों सजा दी जाएगी। शत्रु को सजा क्यों मिलनी चाहिए, भाई तुम्हारा शत्रु है, पता नहीं क्या बिगाड़ा है, वो तो आप ही बता सकते हो। लेकिन मुख्य यहाँ पर बात है, अपराध किया है उसने भाई, तो अब कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन है, मतलब कहने का मतलब है भैया कि सही वाक्य इनमें से कौन सा है, वो ये जानना चाहता है। शब्दों का क्रम लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य को पढ़ो और देखो कर्ता कर्म क्रिया क्रम से लगे कि नहीं लगे, सही अर्थ दे नहीं रहा। अगर नहीं दे रहा तो वाक्य नहीं है, मतलब अशुद्ध है, अगर दे रहा है तो शुद्ध है, मतलब आपका पूरा पूरा वाक्य है। तो पढ़ो, वह गरीब आदमी था। 32 नंबर में है, वह गरीब आदमी था। वह आदमी गरीब था, ये बात तो सही है, वह आदमी गरीब था लेकिन बेईमान नहीं था। वह आदमी गरीब था लेकिन चालबाज धोखेबाज नहीं था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 का हो गया बी। 33 की प्रतीक्षा में हम और आप बैठे हुए हैं और ये प्रश्न 33 नंबर वाला हमारे सामने आ चुका है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, लो पर पढ़ लिया करो ध्यान से। 3 भैया हैं और एक नहीं है, जो नहीं है वही सही है। तो फूल का पर्यायवाची हमें बताना है। फूल, पुष्प, पुष्प जानते हो ना, तो पुष्प तो पहले ही मिल गया आपका, मतलब पुष्प तो पर्यायवाची है इसलिए ये पहले ही नहीं होगा। कुसुम भी है, ये भी नहीं होगा आपका, 33 नंबर का प्रश्न है। सुमन भी आपका फूल का ही होता है, ऑप्शन नंबर डी। तनुजा यहाँ पर आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है, आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या पारिजात बोलते हैं कल्प वृक्ष को, तो हाँ यार पारिजात तो बिल्कुल कहते हैं। कल्पतरु भी कहते हैं, तरु माने वृक्ष होता है तो कल्पतरु भी कहते हैं। देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। लो 3 के तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है भैया, सब सही है। हाँ तो यही बात है, सब के सब सही हैं। कल्प वृक्ष को पारिजात, देव वृक्ष और कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है, सब के सब पर्यायवाची हैं। ओके चलिए अगला प्रश्न आया आपके सामने, ये आ गया भाई।
प्रश्न है वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो प्रकृति प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से जो बनता है वो भैया यौगिक, क्योंकि योग से बना है और योग से यौगिक बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, मतलब अगर विसर्ग के बाद में कोई स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है और वहाँ पर जो भी संधि होती है वो आपकी बेटा विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है ऑप्शन में और उसके बाद हमें राइट आंसर करना है। अब यहाँ पर दिया गया है बेटा विसर्ग संधि है किसमें, तो दिग्गज में तो आपकी व्यंजन संधि है, महिष में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ संधि है, यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी है, जगत धन ईश लगा हुआ है यहाँ पर, तब जगदीश बना हुआ है यहाँ पर आपका। इसके बाद निरंतर की अगर बात करें तो निह धन अंतर होगा, क्या होगा, निह धन अंतर, मतलब आप देख रहे हो विसर्ग के बाद में जो कुछ भी आया है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके चलिए अगला प्रश्न है आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। आच्छादित का उचित विच्छेद मतलब संधि विच्छेद करना है, कौन सा है। आत धन छादित है, आक धन छादित है, आधन छादित है, बिल्कुल सही है, आधन छादित इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। आच्छादित का संधि विच्छेद बेटा आधन छादित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विजिट करते हैं और अगले क्वेश्चन को भी धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक चलो प्रश्न है बेटा नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुने जो एक दूसरे के विलोम नहीं है, मतलब तीन हैं और चौथा वाला कोई है जो नहीं है और नहीं है वही सही है। गुण अवगुण 38 नंबर का प्रश्न है, गुण अवगुण, ये तो भाई बिल्कुल सही है, जब सही है तो ये होगा नहीं क्योंकि हमें गलत वाला छांटना है। 38 में देव का दाना होता है, सही है लेकिन इसीलिए गलत है। तलल का ठोस होता है, सही है इसीलिए गलत है। बचा एक है सम्मान का आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी, ये बेटा क्या है, सम्मान का अपमान होता है विलोम, आज्ञा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ओके अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जय पराजय का बताना है। ठीक है क्या बताना है बेटा, जय पराजय का बताना है। जय पराजय, अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ ठीक ठीक, मतलब युग्म दिए गए हैं और उनमें छांटना है एक्चुअली में कि तीनों जोड़े में से कौन सा गलत वाला है, यही तो मैंने अभी बताया था वही है। मैं एक्चुअली बढ़ाने में लग गया ना तो मैं खो गया। ओके क्या है, जय पराजय दिया गया है। जय मतलब आप जीत गए, पराजय का मतलब होता है आप हार गए, तो ये तो सही है और सही है तो हमारा आंसर तो नहीं है। सार्थक का निरर्थक, ये सही है इसलिए हमारा आंसर नहीं है। पतन का उन्नति होता है, लो 39 में पतन का उन्नति भी दिया गया है पतन का, ये भी यार आपका सही है इसलिए आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, धर्म का अधर्म होता है इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्ण शब्द है, ये जो स्वर्ण शब्द दिया गया है ये एक्चुअली में आपका तत्सम है या फिर आपका तद्भव है। विशेष करके प्रश्न यहाँ पर आपके तत्सम तद्भव से ही पूछे जाते हैं। बेटा संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका ज्यों कहते हैं हिंदी में हम प्रयोग करते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। अगर संस्कृत शब्दों का हम विकृत रूप प्रयोग करते हैं हिंदी में वो आपका तद्भव कहलाता है। पहली बात तो आप परिभाषा समझ लो, डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी बना हुआ है। तो स्वर्ण क्या है, स्वर्ण को अगर अर्थ लेने का प्रयास करोगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सोना होता है। तो सोना क्या है, तद्भव है, स्वर्ण क्या है, तत्सम है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए तो आपका पहले ही करेक्ट हो जाएगा। तो संस्कृत के शब्द जिनका ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयोग होता है वो बेटा आपके तत्सम, पहली बात। और विकृत रूप संस्कृत शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है वो होता है तद्भव। देश में जन्मे शब्द जैसे टट्टी लोटा वगैरह, टटिया वगैरह, ये सब आपके देशज शब्द होते हैं। विदेशी भाषा के शब्द जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब के सब क्या हैं आपके विदेशी शब्द में आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ओके, 40 नंबर का पड़ाव पार कर चुके हैं। आपका स्कोर क्या रहा है लास्ट में बताइएगा ज़रूर। और बंदे की मेहनत पसंद आ रही हो तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक करके जाइएगा, और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट बेटा होता है ना, करपट। 41 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है करपट। करपट का मतलब होता है कपड़ा। करपट का मतलब क्या होता है बेटा? कपड़ा होता है। और कपड़ा जो होता है वो तद्भव होता है, और ये जो करपट लिखा है ना, ये आपका तत्सम होता है। ठीक है, तो ये तत्सम है, इसका तद्भव कपड़ा है। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मान लीजिए बेटा ये कोई शब्द दिया गया है, समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं समझाते हुए चलता हूँ। शब्द के पहले अगर आपने कुछ भी जोड़ दिया है तो वो बेटा आपका क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अगर शब्द के पहले कुछ जोड़ा है तो वो उपसर्ग होता है, अगर बाद में जोड़ा है आपने तो वो प्यारे बच्चों प्रत्यय होता है। मतलब किसी शब्द के पहले आप कुछ जोड़ेंगे उपसर्ग कहलाएगा, बाद में जोड़ेंगे वो प्रत्यय कहलाएगा। ये मामला तो समझ में आया। अब क्या कह रहा है? उपसर्ग छांटना है, मतलब आपका पहले होना चाहिए। 42 नंबर का प्रश्न जब आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है, आ तो इसमें जोड़ा गया है, तो आ वाला तो सही है, लेकिन सु भी जोड़ा गया है तो सु वाला भी सही है। अब क्या है ना यार, आ वाला ए भी सही है, बी भी सही है, सी में दोनों दिए गए हैं, इसलिए भारी पड़ जाएंगे दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षित में आ भी जोड़ा गया है उपसर्ग, और सु उपसर्ग भी जोड़ा गया है। दो दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, दो दो उपसर्गों को यहाँ पर जोड़ा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42 नंबर के प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, चलो 43 नंबर का प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में पदों में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना? वैया प्रत्यय बेटा मैंने बताया था शब्द के बाद में लगते हैं। वैया किस में लगाया गया है? रवैया में, खवैया में, डटैया में, बचैया में, किस में वैया का प्रयोग किया गया है, ये आपसे जानना चाहता है। तो बेटा यहाँ पर जो है खवैया में, खा धन वैया क्या होता है? खा धन वैया बराबर बोले खा धन वैया बड़ा खवैया है भाई। आप ही को घर में किसी ने बोला होगा, बोले खाया जाता बड़ा खवैया लमड़ा है ना, वही कह रहा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपकी भाषा में ही समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि समझ में आए भैया, क्योंकि समझ में आएगा तो मज़ा तभी आएगी। चलो, निम्नलिखित गद्यांश एक आपके सामने दिया गया है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपको एक्चुअली मैंने गुड़ सिखाया भी है, आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप अपने प्रश्नों को पढ़ लें, इसके बाद गद्यांश को पढ़ें, और आपका आंसर जहाँ पर मिलता जाए फटाफट टिक करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। एक दो बार गद्यांश तो आपको पढ़ के देखना होगा। बेटा दिया गया है कि प्रगतिवाद पूंजीवाद का प्रमुख शत्रु है। देखो, प्रगतिवाद जो है पूंजीवाद का प्रमुख शत्रु है। वह शोषित वर्ग के लोगों को समाज की जागृत शक्तियां मानकर उनकी सहायता के लिए समाज को सचेत करता है। कौन? प्रगतिवाद। वह दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करता है। कौन? प्रगतिवाद। मनुष्य की वर्तमान दुर्दशा के लिए वह अतीत को दोषी ठहराता है, क्योंकि वर्तमान अतीत का ही प्रतिफल होता है। अतीत का इतिहास मुख्यतः पूंजीवादी सभ्यता का इतिहास है। साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से मनुष्य की जो दुर्गति और दुर्दशा अब तक हुई है वह अत्यंत दर्दनाक है। आर्थिक साधन और जीवन सुविधाओं से हीन मानव की यह दुर्दशा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से नहीं देखी जा सकती। ये बेटा क्या है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ मैंने धीरे धीरे शब्दों को तोड़ते हुए समझाने का प्रयास किया है, तो गद्यांश तो दिमाग में बस गया होगा। अब बारी है आंसर को सही टिक करने की। तो पहले नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, प्रगतिवाद
मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए दोषी किसको ठहराता है? तो आपने पढ़ा था अतीत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अतीत को। अभी अभी मैंने पैराग्राफ में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादियों और पूंजीवादियों के उत्पीड़न से किसकी दुर्गति हुई है? भैया हमारी और तुम्हारी दुर्गति हुई है, और हमारी तुम्हारी मतलब मनुष्य की दुर्गति हुई है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ये पैराग्राफ भैया सरल था तो आपने फटाफट पकड़ लिया है, लेकिन पैराग्राफ जब कठिन होता है तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का प्रमुख शत्रु कौन है? पहली लाइन में ही लिखा हुआ था कि प्रगतिवाद का शत्रु पूंजीवाद है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करता है? तो बेटा प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करता है? तो किस वर्ग पर? आपने पढ़ा था दलित वर्ग पर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि ध्यान से पैरा को 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे तो आंसर दिमाग में क्लिक कर जाएंगे, और जब प्रश्न सामने आएगा तो उसे आप स्वयं कर डालोगे। ठीक है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी वहाँ पर कि आप सॉल्व न कर पाएँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि प्रश्न है, अतीत का विलोम बताना है। अतीत का विलोम क्या होता है? अतीत का विलोम बेटा वर्तमान होता है। भूत का भविष्य वर्तमान होता है, क्योंकि अतीत के अंतर्गत भूत ही आता है, तो भूत का वर्तमान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र बहुत रचना आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। एक व्यंग संग्रह है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो बेटा हरिशंकर परसाई के द्वारा ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग संग्रह लिखा गया है। व्यंग किया गया है कि गणतंत्र ठीक से काम नहीं कर पा रहा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ चुका है, और प्रश्न है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? अर्थात किस भाषा से संबंध है बेटा अमृता प्रीतम का? क्या ये हिंदी की रचनाएं करती हैं, पंजाबी, सिंधी या फिर उर्दू? तो राइट आंसर है पंजाबी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो 50 क्वेश्चन फटाफट अंदाज में समाप्त हो चुके हैं। अब बारी है भैया स्कोर कार्ड आपका कैसा रहा है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे साथ जुड़ जाएं। सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन करना है। छोटी सी प्रक्रिया है और आप हम एक साथ जुड़ जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।